मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक मंत्री महोदय के बयान से जो सवाल उठ रहे हैं, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैंने कहा मंत्री महोदय के बयान या टिप्पणी या कथन, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, तो शायद आपके दिमाग में कोई न कोई तथ्य कौंध गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह जी के एक बयान की बात कर रहा हूं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक प्रोग्राम में एक टिप्पणी की थी जो हमारी कर्नल सोफिया हैं उनके ऊपर। क्या टिप्पणी थी इसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मुद्दा इतना गर्म हो और जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया हो हाई कोर्ट से होते हुए, उसके बारे में आईएएस की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट को तो जानना ही चाहिए। हो सकता है कि जब उन्होंने बयान दिया हो तब आपको उनका यह बयान इतना गंभीर न लगा हो, या आपने सोचा हो कि ठीक है, कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि और भी मंत्रियों के बयान आते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं थोड़ी सी चर्चा के बाद। तो उस समय आपने उस पर ध्यान न दिया हो, कोई बात नहीं। लेकिन अब जबकि मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो डेफिनेटली आपका ये फ़र्ज बनता है, और आईएएस की तैयारी करने वाले एक एस्पिरेंट के रूप में आपका यह धर्म बनता है कि आप पीछे के अखबारों को पलट करके ये देखें कि आखिर में उन्होंने ऐसा कहा क्या था। तो दोस्तों, कहा क्या था, मैं इसके बारे में चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ कि बयान से क्या क्या सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं। तो आइए उन्हें अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर देखते हैं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, घटना कोई भी हो, एक होती है, और यदि वो प्रमुख घटना है तो, अदरवाइज तो घटनाएं घटती रहती हैं। अगर कोई एक प्रमुख घटना घटित हो रही है तो आपके तैयारी करने का तरीका यह होना चाहिए कि उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आप देख सकें, बहुआयामी तरीके से उसके बारे में विचार कर सकें। जैसे कर्नल सोफिया पर मंत्री महोदय का एक बयान है। देखिए, इसमें दो तीन पॉइंट इमर्ज हो गए। एक तो मंत्री महोदय हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, भले ही वो राज्य के हैं तो कोई बात नहीं, यानी कि उच्च पद पर हैं, एक जिम्मेदारी के पद पर हैं, और साथ ही साथ एक संवैधानिक पद पर हैं। मंत्री के साथ साथ देखिए कितने तथ्य आपने समीक्षा के लिए निकाल लिए। फिर कर्नल सोफिया के बारे में उन्होंने बयान दिया। जब आप बयान पढ़ेंगे तब आपको कुछ तथ्य और मिल जाएंगे, लेकिन जब हम कहते हैं कर्नल सोफिया तो यहाँ से फिर दो तथ्य निकल रहे हैं। कर्नल यानी कि वे आर्मी में होंगी, कर्नल हैं। सोफिया यानी कि मुस्लिम महिला होंगी। ठीक है। अब तीसरा तथ्य आपको अपनी ओर से जोड़ना होगा कि यह बयान किस समय आया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने सफलतापूर्वक अपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद लगातार दुनिया के सामने अब पाकिस्तान की जो स्थितियां रही हैं उन्हें बताने में लगा है, और बाकायदे इस बात की कोशिश में भी है कि हम अपनी बात उनके सामने रख सकें कि कैसे हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। ये पृष्ठभूमि हो गई। ठीक है। इसके साथ ही साथ आप जब अप्रोच ढूंढने लगेंगे तो और अप्रोच आपको मिलेंगे, बशर्ते कि आपने इस न्यूज़ को शुरू से लेकर के अब तक पढ़ा हो। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। उदाहरण के तौर पर, मंत्री जी ने जब ये बयान दिया तो इस बयान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे अपना विरोध दर्ज किया, लेकिन एफआईआर लिखी नहीं गई। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सोचिए कि एफआईआर दर्ज की गई, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री महोदय कहीं न कहीं अपने पद का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, तभी तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है
देखिए वो किन किन मामलों में हुई है कि इनके बयान से क्या क्या हो सकता है। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालने का कृत्य, अलग अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कृत्य जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो, किसी भी समुदाय के शख्स को लेकर की गई बात जिससे विभिन्न समुदायों के आपसी सद्भाव पर विपरीत असर पड़ता हो, या उनके बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना पनपने की आशंका हो। इन सब मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन ये कब? ये तब हुआ जब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ऐसा सरकार से करने के लिए कहा, और जब हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया था दोस्तों, तो बकायदे मंत्री महोदय की भाषा को गटर की भाषा बताते हुए उन्हें फटकार लगाई थी। ठीक है, बाद में मंत्री महोदय सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ठीक है, अभी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक बकायदे एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है जो 28 तारीख तक अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद देखें कि सुप्रीम कोर्ट क्या बात कहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो आपके एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग में, मेंस की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, बहुत मददगार हो सकते हैं। इसीलिए उनके कुछ कुछ टुकड़े जो बीच बीच के हैं मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि आपकी टिप्पणी से पूरा देश शर्मिंदा है, और इसके बावजूद एफआईआर नहीं लिखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रहा है जो हाई कोर्ट ने कही। आपकी टिप्पणी से पूरा देश शर्मिंदा है। सार्वजनिक पद पर होने के नाते आपको अपने बयानों में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। हो गया ना जिम्मेदारी का पद। अब यह आप पर है कि खुद को आप कैसे सुधारते हैं। राइट। और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का कहना है, आपने अशिष्ट टिप्पणी की, हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि कानून के अनुसार कैसे निपटना होता है। माफी शब्द का भी कुछ मतलब होता है। कभी कभी लोग बहुत विनम्र भाषा में परिणाम से बचने के लिए बनावटी माफी मांगते हैं, और कभी कभी लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपका मामला किस में आता है। अगर मैंने ऐसा किया है, ये मंत्री जी ने वहां कहा कि अगर मैंने ऐसा किया है, ऐसे शब्द घड़ियाली आंसू जैसे हैं। आपको बिना शर्त माफी मांगनी थी। एक मंत्री के रूप में आपको सेना का सम्मान करना था। सार्वजनिक मंच पर जिम्मेदारी से बोलना चाहिए था। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से आपके लिए कितने सारे तथ्य निकल कर आ रहे हैं। लेकिन हम करते ये हैं कि सामान्य तरीके से उस घटना के बारे में पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ 2 पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण निकलते हैं। पहला है संवैधानिक पॉइंट। संविधान का अनुच्छेद 19 डेफिनेटली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। उसका नाम है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, मंत्री महोदय जी ने बोला, तो क्या यह उनका मौलिक अधिकार है? इसके बारे में आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए कि इसी अनुच्छेद का जो दूसरा पॉइंट है वो बकायदे इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, उचित प्रतिबंध लगाता है। और उन प्रतिबंधों के आधार क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत की एकता व संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना और किसी अपराध में संलिप्तता आदि। यदि आपके वक्तव्य से कुछ ऐसी बातें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इस तरह की बातें आप कह रहे हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं शुरू में बता चुका हूं कि एफआईआर जो दर्ज कराई गई है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। तो अब आपको देखना है कि इनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार था या नहीं था। दोस्तों, दूसरा जो सवाल आ रहा है वो है नैतिकता का सवाल आ रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई,
नो डाउट कि एफआईआर दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को अभी डिसीजन देना है। तो कानूनी दृष्टि से जरूरी नहीं है कि मंत्री अपने पद से त्याग पत्र दें तब तक जब तक कि उन्हें अपराधी घोषित नहीं कर दिया जाता। कानूनी स्थिति बिल्कुल यही है और जो मंत्री महोदय हैं वो इसी को आधार बना करके चल रहे हैं और उन्होंने अपने पद से अभी तक त्याग पत्र नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में फिर राजनीतिक नैतिकता का सवाल उठता है। ठीक है, अपराधी घोषित वो नहीं हुए हैं, लेकिन नैतिकता का तगाजा क्या है? क्या उन्हें नैतिकता का पालन करते हुए, राजनीतिक नैतिकता का पालन करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए था? और यदि कोर्ट का फैसला आने के बाद कोर्ट उन्हें अपराध मुक्त करती है तो बड़े आराम से उन्हें फिर से मंत्री बनाया जा सकता है, उसमें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक नैतिकता का पालन किया जाए या फिर कानूनी आधार को सबसे महत्वपूर्ण माना जाए। दोस्तों, यह पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी के नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है, राजनीतिक लाभ के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो राजनीतिक लाभ है, सच पूछिए तो यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी भी कही जाती है। अखबारों में जो बातें आ रही हैं, विजय शाह जी बाकायदे जो एक आदिवासी समुदाय है उसके नेता हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है कि पार्टी विशेष को इस बात का भय हो कि कहीं ऐसा न हो कि इन्हें यदि मंत्री पद से हटा दिया गया तो ये पार्टी को नुकसान पहुंचा दें। अब सवाल ये उठता है कि आप पार्टी के हित को देखेंगे या राजनीतिक नैतिकता के हित को देखेंगे। ये प्रश्न लगातार बने रहते हैं, पहली बार नहीं है, इस तरह की स्थितियां बहुत बार आती हैं। लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट के रूप में आपको हमेशा जो नई नई स्थितियां आ रही हैं, नई नई जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके बारे में अपने दिमाग में विचार करके और तथ्य रखने चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को फ्रेंड्स अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।